नमस्कार प्रिय अभ्यर्थियों एवं भविष्य के अधिकारियों। आप लोगों का आपके अपने इस नंदनी आई से स्वागत है। और हमें उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे होंगे। और आप लोग 25 मई 2025 की जो डेट आपके आईएएस प्रीलिम्स परीक्षा है उसको ध्यान में रख करके आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। और हम भी उसी डेट को ध्यान में रख करके आप लोगों के लिए ये दे रहे हैं ये लेक्चर। जिसमें आपके इस लेक्चर में आपके क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की एनसीईआरटी को विस्तार रूप से एक एक शब्द को पढ़ करके कवर किया जा रहा है। जिससे आपके इतिहास के बेसिक कॉन्सेप्ट और जो आपके इतिहास को मजबूत बनाने की जो पकड़ है, जो मजबूत पकड़ होनी चाहिए, उसको मजबूत किया जा रहा है। जिससे क्या है, आप अपने एग्जाम को आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे। और इस लेक्चर को यदि आपके घर में कोई बड़े या आपके माता पिता या आप छोटे लोग देख रहे हैं तो उनको हमारा नमस्ते बोलिएगा, है ना। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, है ना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख पाएंगे, उनका ज़्यादा फायदा होगा। और इसको आप हमारे घर में कोई क्लास 6 का या क्लास 12 तक का बालक, अगर कोई विद्यार्थी अगर अध्ययनरत है, पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको भी ये लक्ष्य दिखा सकते हैं। जिससे क्या उनका भी मजबूत कॉन्सेप्ट हो जाएगा। जो काम हम 6 साल में करते हैं वो काम हम कुछ ही दिनों में, है ना, करके आपको इतिहास की समझ को मजबूत कर रहे हैं। तो हम चलते हैं आज के अध्याय की तरफ। आपको पता है कि हमारे एनसीईआरटी की दो पुस्तकें फिनिश हो चुकी हैं, क्लास 6 की, क्लास 7 की। और ये क्लास 8 की एनसीईआरटी की जो आपके इतिहास की बुक है, इसका हमारा अध्याय नंबर 5 है ना। इसको हम देखेंगे। तो आपका टाइम कमाए बिना हम चलते हैं की तरफ। जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद के जो 1857 जो विद्रोह हुआ और उसके बाद का जो पीरियड है उसके बारे में वो हुआ है ना। तो बगावत हमने आपको बता दिया। बगावत का मतलब होता है विद्रोह करना या उनके जनता का आक्रामक रूप जो एक विद्रोह का रूप ले ले, वो बगावत हो गया। 1857 का विद्रोह हुआ, है ना। और उसके 1857 विद्रोह के बाद फिर क्या क्या हुआ, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे अपने इस अध्याय में, है ना। पिछले अध्याय में हमने देख लिया कि कैसे व्यापारी से साम्राज्य बन गए अंग्रेज, है ना। कैसे उन्होंने ग्रामीण प्रशासन चलाया, कैसे उन्होंने आदिवासियों को अपने कंट्रोल में लिया, है ना। और जब इतने सारा हुआ फिर क्या हुआ, विद्रोह हुए होंगे। तो कैसे विद्रोह हुआ और विद्रोह के बाद फिर क्या होगा वो इसमें हम आपको बताएंगे। तो हमारा ये क्लास 8 की एनसीईआरटी का अध्याय नंबर 5 है, मैंने आपको बता दिया। और इसका अध्याय का नाम है कि जब जनता बगावत करती है। 1857 और उसके बाद का जो समय बताया गया है ना। देखिए इसको आप देख लीजिए। इस चित्र को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि किन्हीं के हाथ में बंदूकें हैं, किन्हीं के हाथ में कुछ और है, कोई ऊंट पर सवार है, कोई हाथी पर सवार है ना। तो क्या है, ये युद्धों का रूप दिखाई दे रहा है, ये युद्ध का रूप दिखाई दे रहा है। तो सिपाही और किसान विद्रोह के लिए ताकत जुटाते हुए यह विद्रोह 1857 में उत्तर भारत के मैदान में फैल गया था। कहाँ? उत्तर भारत के मैदान में फैल गया था। ये विद्रोह का ये चित्र दिखाया गया है। अब नीतियां और लोग, हम इसको थोड़ा जान लेते हैं। ये नीतियां और लोग क्या होता है ना। पिछले अध्याय में आपने ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों और जनता पर उसके प्रभावों के बारे में पढ़ा है ना। इसके बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। आप पिछले लेक्चर में देखेंगे हमने इसके बारे में आपको विस्तार से एक एक शब्द को पढ़ाया है। इन नीतियों से राजाओं, किसानों, जमींदारों, जो अंग्रेजों की नीति थी, इससे राजा और रानियों को भी, किसानों को, मजदूरों को, आदिवासियों को, इन सबको दिक्कत हुई थी, है ना। तो आदिवासियों, सिपाहियों, सब पर तरह तरह से असर पड़े, है ना। आप यह भी देख चुके हैं कि जो नीतियां और कार्रवाइयां जनता के हित में नहीं होती या जो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाती हैं, उनका लोग किस तरह विरोध करते हैं। आप ये भी देख चुके हैं। जो नीतियां अंग्रेजों की उनके आदिवासियों के हित की नहीं है, जनता के हित की नहीं है, तो वो लोग उनका भी विरोध करते हैं। तो उसके बारे में आपको बता दिया है। अब ये है कि नवाबों की छिनती सत्ता क्या है ये। तो इसमें नवाबों की जो सत्ता छिनी है उसके बारे में उन्होंने बताया है कि नवाबों की छिनती सत्ता। तो 18वीं सदी के मध्य, कब, 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छिनने
लगी थी। राजाओं की और नवाबों की जो ताकत थी वो छिनने लगी थी। कब? 18वीं सदी के मध्य से ही, है ना। फिर क्या हुआ था? दोनों खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे। बहुत सारे दरबारों में स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी और उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया। स्थानीय शासक की जो सेना थी उनको भंग कर दिया गया। उनके राजस्व वसूली के अधिकार व इलाकों एक एक करके छीने जा रहे थे। उनके राजस्व वसूली के जो अधिकार थे, वो इलाके थे, तो क्या हुआ, वो उनको छीनते जा रहे थे। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए, स्थानीय शासक ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की। उदाहरण के लिए आप देखेंगे कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी, क्या चाहती थी, कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले। ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी। लेकिन होता क्या है, तो क्या होता हम पढ़ते इसमें आगे। और दूसरी बात इसमें और यह है कि पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने, है ना, जो भी पेशवा बाजीराव द्वितीय हैं, है ना, और इनके दत्तक पुत्र नाना साहब हैं। तो नाना साहब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वह मृत्यु के बाद उन्हें उन्हें मिलने लगी, ऐसा उन्होंने कहा। अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे से चूर कंपनी ने इन निवेदनों को ठुकरा दिया। कंपनी के पास सैनिक ताकत थी, उनके पास श्रेष्ठता थी, जिसके अहंकार में, जिसके नशे में उन्होंने ये जो भारतीय राजाओं ने, शासकों ने जो निवेदन किया, उनको उसने ठुकरा दिया। श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में कंपनी ने निवेदनों को ठुकरा दिया। फिर क्या हुआ? अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से एक थी। देख लीजिए, अवध की रियासत, जो भी कंपनी के पास रियासतें आ चुकी थी, उनमें से आखिरी रियासत बची थी अवध की रियासत। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई। अब कौन सी सहायक संधि थोपी गई? और 1865 में, 1856 में, 1856 में अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। किसको? अवध को, है ना। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया, क्या ऐलान कर दिया, कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है। उन्होंने ऐलान किया कि जो रियासत है, अवध की रियासत है, उनका शासन, उसका शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा। इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है ना। इसलिए शासन को सही ढंग से चलाने के लिए उस पर ब्रिटिश का प्रभुत्व होना जरूरी है, उन्होंने ऐसा कहा। कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की भी पूरी योजना बना ली थी। कंपनी ने जो मुगलों का जो शासन था उसको खत्म करने के लिए कंपनी ने पूरा प्लान कर लिया था। क्या? कि जारी किए गए सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया जाए, है ना, या हटा दिया गया। और 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने यह भी ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर, बादशाह का जो परिवार था उसको लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। ये गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया था कि अगर बादशाह की मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को दिल्ली से निकाल करके कहीं और जगह बसा दिया जाएगा। लेकिन 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उन्होंने कहा कि बहादुर शाह जफर हैं, वो आखिरी मुगल बादशाह होंगे, उसके आगे, उसके आने वाला कोई बादशाह नहीं होगा। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा। उन्होंने कहा अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनकी मृत्यु के बाद फिर किसी बादशाह को आप, फिर किसी वंशज को आप बादशाह नहीं मानेंगे। उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। जो अगर आने वाले जो भी उनका वंशज होगा, है ना, या संतान होगी, उनको केवल राजकुमार माना जाएगा, बादशाह नहीं। ये अंग्रेजों ने कहा। तो किसान और सिपाही के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं ना। किसान और सिपाही, क्या है किसान और सिपाही? देखिए आप लोग,
गांव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीकों से परेशान थे। कौन? गांव में किसान और जमींदार, उन पर भारी लगान दी जा रही थी, जिससे ये बहुत परेशान थे। बहुत सारे लोग महाजनों से लिया कर्जा नहीं लौटा पा रहे थे। इसके कारण उनकी पीढ़ियों पुरानी जमीनों हाथों से निकलती जा रही थी। उनकी पीढ़ियों की जो जमीन थी पुरानी, वो इस वजह से हाथों से निकलती जा रही थी, क्योंकि वो कर्जा नहीं चुका पा रहे थे, है ना। तो वो जिनसे कर्जा लिया तो वो उनकी जमीनों को हड़प रहे थे। तो कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी। जो भारतीय सिपाही जो कंपनी के साथ काम कर रहे थे, वो उनसे संतोष नहीं थे। अब क्यों नहीं थे, क्या वजह थी, उसमें ये बताया गया है कि वे अपने वेतन, भत्तों, सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। कौन? भारतीय सिपाही। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। उनके कई जो नए नियम थे, उनकी धार्मिक आस्थाएं, उनको क्या होता था, उनको ठेस पहुंचती थी। ये ऐसा उसमें बताया गया है। क्या आप जानते हैं कि उस जमाने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे? उस समय बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाते थे, लेकिन वो अंग्रेज उनको समुद्र पार जाने के लिए, समुद्र जाने के लिए, रास्ते से होते हुए विदेश जाने के लिए उन्हें मजबूर करते थे, है ना। तो उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएगी, वो उनको लगता था। 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला। हाँ, बर्मा जाने का आदेश मिला और कहा कि आप समुद्र के रास्ते होते हुए जाइए। फिर आगे क्या होता है? तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। फिर उन्हें जमीन के रास्ते जाने से कोई एतराज नहीं था। वो सिपाही जमीन के रास्ते जाना चाहते थे, लेकिन समुद्र के रास्ता नहीं जाना चाहते थे, है ना। तो सरकार का हुक्म न मानने के कारण उन्हें सख्त सजा दी गई, क्योंकि यह मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ था। इसीलिए 1856 में, सन 1856 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा। वो क्या कानून बनाया कि इस कानून में साफ कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो जरूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ेगा। ये नियम बनाया था 1856 में। जब भारतीय सिपाही समुद्र के रास्ते जाने से मना कर रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि ये हम नियम बना दें तो ज्यादा बेहतर होगा। फिर उन्होंने ये नियम बना दिया, अगर जो व्यक्ति सेना में काम करेगा तो उन्हें ये नियम मानना पड़ेगा। इस समुद्र के रास्ते उन्हें यात्रा पर जाना पड़ेगा। जब जरूरत पड़ने पर जहाँ भेजा जाएगा वहां वहां पर जाएंगे। सिपाही गांव के हालात से भी परेशान थे। सिपाही लोग क्या थे, जो गांव के जो हालात थे उनसे वो परेशान थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे, है ना। जो सिपाही थे क्या थे, बहुत सारे खुद किसान थे। अपने परिवार गांव में छोड़कर अपने परिवार गांव में छोड़कर आए थे। लिहाजा आप देखेंगे कि किसानों का गुस्सा जल्दी सिपाहियों में भी फैल गया। किसानों का जो गुस्सा था वो भी जल्दी सिपाहियों में फैल गया, क्योंकि सिपाही, बहुत सारे किसान सिपाही थे, वो अपने परिवार को गांव में छोड़ के आए थे। वो इतनी दूर समुद्र यात्रा क्यों करेंगे, क्यों उतना दूर इतना समय क्यों देंगे वहां जाकर के। इस वजह से किसानों का गुस्सा सिपाहियों में फैल गया। गतिविधि थोड़ा देख लेंगे। कल्पना कीजिए कि आप कंपनी की सेना में सिपाही हैं। आप खुद विचार कीजिए कि आप कंपनी की सेना में सिपाही हैं। आप नहीं चाहते कि आपका भतीजा कंपनी की फौज में नौकरी करे। आप उसे क्या कारण बताएंगे? ये आपके लिए बताया गया है ना। अब देखते हैं सुधारों पर प्रतिक्रिया। सुधारों पर क्या प्रतिक्रिया, उसको हम देखते हैं। तो देखिए, अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है। अंग्रेजों को यह लगता था कि जो भारतीय समाज है उसको सुधारना बहुत जरूरी है। सती प्रथा को रोकने का काम, अब देखेंगे इसको, जो सती प्रथा है ना, सती प्रथा को रोकने का काम और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए अंग्रेजों के द्वारा। और अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहित किया गया। कब? 1830 के बाद, है ना। तो 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और यहां तक कि जमीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी थी। देखेंगे 1850 में एक नया कानून बनाया गया, है ना, जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। एक नया कानून बनाया गया, क्या हुआ इससे? ईसाई धर्म को अपनाना बहुत और आसान हो गया।
इस कानून में प्रावधान किया गया था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है, इस कानून में यह प्रावधान किया गया था, अगर कोई भारतीय व्यक्ति अगर इस ईसाई धर्म को अपनाता है तो क्या होता है, तो पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। मतलब एक धर्म बदलने के लिए लालच दिया गया, एक धर्म बदलने के लिए लालच दिया गया कि अगर कोई व्यक्ति भारतीय है, अगर वो ईसाई धर्म को अपनाता है तो उसकी जो पुरखों की जमीन है वो उनकी संपत्ति हो जाएगी। और देखते हैं, बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया था, वो समझ चुके थे कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं, ये उन लोगों को विश्वास हो चुका था। आगे देखेंगे, दूसरी तरफ ऐसे भारतीय भी थे, ऐसे भारतीय जो मौजूद सामाजिक व्यवस्था में बदलाव चाहते थे। कुछ भारतीय ऐसे ऐसे थे कि जो मौजूद जो सामाजिक व्यवस्था थी उसमें बदलाव चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि सती प्रथा जैसी प्रथाएं चलें, वो नहीं चाहते थे कि जो विधवा औरतें वो जिंदगी में विधवा ही रहे, या और कोई जो भेदभाव वाले अस्पृश्यता वाले समाज की जो गतिविधियां थी वो नहीं चाहते थे कि ये हमेशा रहें। तो उन कुछ उन लोगों ने चाहा, भारतीय लोगों ने, कि जो हमारी मौजूदी जो गतिविधियां हैं उनमें बदलाव होना चाहिए, है ना। तो इन सुधारकों और उनके सुधार आंदोलनों के बारे में आप अध्याय 6 में और विस्तार से पढ़ेंगे, है ना। इसके बारे में अध्याय और विस्तार से आप लोग पढ़ेंगे। अब इसमें थोड़ा देख लेते हैं, ये चित्र दिया गया है, ये इस चित्र में क्या लिखा है इन्होंने कि उत्तर भारत के बाजारों में सिपाही खबरें और अफवाहों फैलाते हुए, उत्तर भारत के जो बाजार हैं उनमें सिपाही खबरें और अफवाहों को फैला रहे हैं। देखिए कैसे फैला रहे हैं, हाँ, ये सिपाही खबरें फैला रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं उत्तर भारत के बाजारों में, है ना। इससे क्या हो, विद्रोह हो, है ना। अफवाह फैलने से ही तो विद्रोह होता है, कोई कम कम होता अफवाह फैलने से। तो अब देखिए, जनता की नजर से हम देखेंगे क्या है जनता की नजर से। उस जमाने में लोग अंग्रेज शासन के बारे में क्या सोच रहे थे, उस जमाने में अंग्रेज लोगों का शासन था, उसके बारे में क्या सोच रहे थे, इसका जायजा लेने के लिए आप स्रोत 1 और स्रोत 2 को पढ़ें। अब 84 नियमों की सूची थोड़ा हम इसको पढ़ लेते हैं, जब इस बीच में आ गई है तो, है ना। 84 नियम थे, उनकी जो सूची है उसको हम पढ़ लेते हैं। यहां महाराष्ट्र के एक गांव में, जो महाराष्ट्र के एक गांव में रहने वाले ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखित पुस्तक माझा प्रवास के कुछ अंश दिए गए हैं, हम उन अंश को पढ़ेंगे, है ना। विष्णु भट्ट और उनके चाचा मथुरा में विष्णु भट्ट और उनके चाचा मथुरा में आयोजित किए जा रहे एक यज्ञ में भाग लेने के लिए निकले थे, है ना। एक यज्ञ में भाग लेने के लिए निकले थे। विष्णु भट्ट लिखते हैं कि रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई, विष्णु भट्ट ने लिखा है, जिन्होंने उन्हें सलाह दी कि वे वापस लौट जाएं क्योंकि 3 दिन के भीतर चारों तरफ कोहरा मच जाएगा। उन्हें सलाह दी गई थी कि 3 दिन के भीतर चारों तरफ क्या होगा, कोहरा मच जाएगा। सिपाहियों ने जो कहा वह इस प्रकार था। अब सिपाही क्या बोलते हैं हम उसको थोड़ा देख लेते हैं, है ना। जबकि एनसीईआरटी में लिखा है, अंग्रेज सरकार हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर आमाद है। उन्होंने कहा कि जो अंग्रेज सरकार है वो हिंदुओं और मुसलमानों का जो धर्म है उनको नष्ट करने पर तुली हुई है ना। उन्होंने 84 नियमों की एक सूची बनाई है और कलकत्ता में सारे राजाओं और राजकुमारों की मौजूदगी में उसका ऐलान कर दिया है। जो 84 नियम बनाए उसकी बात हो रही है इसमें। उन्होंने सिपाहियों यानी उन्होंने बताया, सिपाहियों ने बताया, उन्होंने मतलब सिपाहियों ने बताया कि राजा इन नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं है। सिपाहियों ने कहा कि राजा लोग इन नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं है, जो 84 नियम बने उनको। उन्होंने अंग्रेजों को घातक परिणामों की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अंग्रेज हमसे ये नियम मनवा रहे हैं, उनको एक घातक परिणाम झेलना पड़ेगा, राजाओं ने कहा है ना। अगर ये नियम लागू किए तो भारी उथल-पुथल मच जाएगी। उन्होंने कहा अगर ये नियम लागू होते हैं तो उथल-पुथल होगी, भारी होगी। उन्होंने कहा कि राजा भारी गुस्से में अपनी राजधानी को लौट जाएंगे। क्या हो गया, राजा हैं वो अपने गुस्सा से जो राजधानी है उनको वापस चले जाएंगे, और तमाम बड़े लोग योजना बना रहे हैं। ये कहा कि जो तमाम जो बड़े लोग क्या कर रहे हैं वो योजना को बना रहे हैं। अब देखेंगे,
धर्म युद्ध के लिए तारीख तय कर ली गई थी। क्या हो गया? जो धर्म युद्ध था उसके लिए तारीखें, डेट निश्चित हो गई थी, है ना। और मेरठ छावनी से एक गुप्त योजना तैयार करके विभिन्न छावनियों में भेज दी गई। मेरठ छावनी है, वहां से जो भी गुप्त योजना होंगी उनको तैयार करके जो अलग अलग छावनी है उनमें उनको भेज दिया गया। का कहना होगा या मानना होगा कि आप इस तरह से काम करिए, हैं, जिससे हमारे जो धर्म है वो भ्रष्ट ना हो। अब देखेंगे आगे लिखा है इसमें, जल्दी ही हर टुकड़ी में उत्तेजना छा गई। क्या? जल्दी ही हर टुकड़ी में उत्तेजना छा गई, क्योंकि जो गुप्त सूचना जो भेजी गई थी उससे, है ना। तो देखते हैं उस दौर की एक और झलक सूबेदार सीताराम पांडे के संस्मरणों में मिलती है। जो सीताराम पांडे हैं उनके संस्मरणों में मिलती है। सीताराम पांडे को 1812 में बंगाल की नेटिव आर्मी में सिपाही के तौर पर भर्ती किया गया था। कब किया गया था? 1812 में बंगाल नेटिव आर्मी में सिपाही के तौर पर इनको भर्ती किया गया था। उन्होंने इसमें 48 साल तक नौकरी की थी। 48 साल का समय तो बहुत काफी हो गया ना। तो 48 साल तक उन्होंने नौकरी की और 1860 में वे सेवानिवृत्त हो गए। यानी 1860 में क्या हो गए? सेवानिवृत्त, रिटायरमेंट हो गए वो। आगे देखेंगे उन्होंने बगावत को दबाने में अंग्रेजों की मदद की थी। विद्रोह था उनको दबाने में अंग्रेजों की, उन्होंने सीताराम पांडे ने हेल्प की उन्होंने अंग्रेजों की। देखते हैं इसमें क्या है। हालांकि उनका बेटा भी विद्रोहियों के साथ था। सीताराम पांडे का जो बेटा था वो विद्रोहियों के साथ था, है ना। अब देखेंगे अंग्रेजों ने उसे सीताराम की आंखों के सामने ही मार डाला। सीताराम पांडे के बेटे को अंग्रेजों ने सीताराम के सामने ही मार डाला। अब देखिए, है ना। अपने सेवानिवृत्ति के बाद उनके कमान अफसर जो नॉरगेट हैं, कौन? नॉरगेट हैं, उन्हें अपने संस्मरण लिखने के लिए प्रेरित किया। सीताराम ने 1861 में अवधी भाषा में अपने संस्मरण लिखे। सीताराम पांडे ने 1861 में अवधी भाषा में अपने संस्मरण को लिखा, जिनका नॉरगेट ने अंग्रेजी में अनुवाद किया। जो नॉरगेट है ना, उनका अंग्रेजी में अनुवाद किया। इसमें अंग्रेजी में, और उन्होंने लिखा किसमें? अवधी भाषा में, है ना। फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, मतलब फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार यानी सिपाही से सूबेदार तक के नाम से प्रकाशित इससे करवाया गया। सीताराम पांडे के संस्मरणों का एक अंश इस प्रकार था, उसे हम देखेंगे क्या अंश है, उसको पढ़ लेते हैं, है ना। मेरा मानना है कि अवध पर हुए कब्जे से सिपाहियों के भीतर गहरा अविश्वास भर गया था। अवध पर जो कब्जा हो गया उससे क्या हुआ? सिपाहियों के अंदर गहरा अविश्वास भर गया था, है ना। और वे सरकार के खिलाफ साजिशें रचने लगे थे। क्या कर रहे थे? वे सरकार के खिलाफ साजिश रचने लगे थे। अवध के नवाब और दिल्ली बादशाह के नुमाइंदों की सेना की नब्ज जानने के लिए पूरे भारत में भेज दिया गया। जो अवध के जो नवाब हैं और दिल्ली बादशाह के जो नुमाइंदे हैं, है ना, तो उनकी सेना की नब्ज को जानने के लिए पूरे भारत में भेज दिया गया। उन्होंने सिपाहियों की भावनाओं को और हवा दी। सिपाहियों की भावना थी, उनको क्या? उनको और हवा दी थी। उन्होंने सिपाहियों को बताया कि विदेशियों ने बादशाहों के साथ कितना बड़ा धोखा किया है ना। अब देखेंगे विदेशियों ने बादशाह के साथ कितना बड़ा धोखा किया। अब देखेंगे उन्होंने हजार झूठ गढ़ डाले और सिपाहियों को अपने मालिकों अंग्रेजों के खिलाफ क्या हुआ? बगावत करने के लिए उकसाया, है ना। अपने मालिकों और अंग्रेजों के खिलाफ क्या हुआ? बगावत करने को उन्होंने उकसाया। देखेंगे ताकि दिल्ली में बादशाह को दोबारा गद्दी पर बैठाया जा सके, है ना। उनकी दलील थी कि अगर सिपाही मिलकर काम करे और इन सुझावों पर अमल करे तो सेना ऐसा कर सकती है। देख सकते हैं, है ना। तो ये चित्र आप देख रहे हैं, देखिए कि मेरठ में विद्रोही सिपाही अफसरों पर हमला करते हैं, उनके घरों में घुस जाते हैं और इमारतों में आग लगा देते हैं। ये इसमें कहा गया है। अफसरों के घर में घुस गए सैनिक, है ना, उनके घरों में आग लगा दी और जो उपद्रवी गतिविधि होती है वो की उन्होंने। आगे देखेंगे सहयोग से इसी समय सरकार को हरेक रेजिमेंट में हरेक रेजिमेंट के हरेक रेजिमेंट के कुछ हर एक रेजिमेंट के कुछ लोगों को नई राइफल के इस्तेमाल का तरीका बताने के लिए अलग अलग छावनियों में भेजा गया, है ना। फिर क्या हुआ?
इन लोगों ने कुछ समय तक सिपाहियों को प्रशिक्षण दिया। इसी दौरान न जाने कहां से यह खबर फैल गई कि इन राइफलों में इस्तेमाल होने वाले कारतूसों पर किसकी, गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। ये खबर पता ही कहां से आ गई, है ना। हमारी रेजिमेंट के लोग दूसरे लोगों को लिखकर यह खबर भेजने लगे और जल्दी ही हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल बनाया बनाया गया कि कुछ लोगों ने कहा कि उनकी 40 साल की नौकरी में सरकार ने उनके मजहब को चोट पहुंचाने के लिए कभी कुछ नहीं किया था। देखिए, है ना। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र किया, क्या जिक्र किया, कि अवध पर कब्जे के कारण सिपाही पहले ही गुस्से में थे। अवध पर कब्जा करने के लिए सिपाही पहले से क्या थे, गुस्से में थे। भारतीय लोगों ने फौरन यह कहानी गढ़ दी कि अंग्रेज तो सबको ईसाई बनाना चाहते हैं। अंग्रेज क्या करते हैं, अंग्रेज सबको ईसाई बनाना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने ऐसे कारतूसों तैयार किए हैं ताकि उन्हें इस्तेमाल करने से मुसलमान और हिंदू दोनों ही भ्रष्ट हो जाएं, है ना। ये देखिए, कर्नल साहब का मानना था कि ये बेचैनी जो उन्हें अभी साफ दिखाई दे रही थी इस बार भी अपने आप खत्म हो जाएगी, और उन्होंने मुझे घर जाने की हिदायत दी, यानी इजाजत दी। देखेंगे, तो आपने सीताराम पांडे का थोड़ी बखान पढ़ लिया है ना। तो सीताराम पांडे के बेटे को उनके सामने ही अंग्रेजों ने मार दिया गया, है ना, तो उनको कैसा लगा होगा आप समझ सकते हैं। अब देखिए, गतिविधि आप समझ सकते हैं कि सीताराम और विष्णु भट्ट के मुताबिक लोगों के दिमाग में मुख्य चिंताएं कौन कौन सी थी, अब देखेंगे। उनकी राय में शासकों ने क्या भूमिका निभाई, सिपाही क्या भूमिका निभाते हैं दिखाई दे रहे हैं, आप इस पर थोड़ा विचार करेंगे, है ना। ये काम आप लोगों के लिए है। हम जैसे कह रहे हैं क्या, कि संस्था नंदिनी आईएएस आप लोगों के लिए ये काम, आपको जो वीडियो लेक्चर मिल रहे हैं आपके लिए एक एक शब्द को विस्तार से पढ़ करके आपको इसमें बताया जा रहा है। और इसी को ध्यान में रख करके आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और लाइक भी करवाएंगे, जिससे क्या होगा, ये ज़्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके, है ना। जिसमें आपके इतिहास को मजबूत किया जा रहा है, और आपकी जो 25 मई 2025 की जो आईएएस की एग्जाम है, प्रीलिम्स परीक्षा, उसको ध्यान में रख करके आपको ये किया सौंपा जा रहा है। आप हमारे साथ रह करके अपनी मजबूती को एक उच्चतम स्तर पर ले जा सकते हैं, अपने कॉन्सेप्टों को और बेहतर मजबूत कर सकते हैं, है ना। तो हमारी उम्मीद है यही है कि आप लोग अपने साथ थोड़ा पानी रख के बैठे हुए होंगे, है ना, क्योंकि पीने से थोड़ा एक्टिव होता है शरीर उससे पीने से, और अपने हाथ में कॉपी कलर रखे होंगे। तो हम आगे चलते हैं, देखते हैं। देखो, इसमें सैनिक विद्रोह का मतलब क्या बताया, है ना, कि जब सिपाही इकट्ठा होकर अपने सैनिक अफसरों का हुक्म मानने से इनकार कर दें तो वो सैनिक विद्रोह हो जाता है ना। अब देखेंगे, अब सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया। सैनिक विद्रोह क्या हो गया, जन विद्रोह, लोगों का विद्रोह बन गया। इसे हम देखेंगे। अब देखिए, यद्यपि शासक और प्रजा के बीच संघर्ष कोई अनोखी बात नहीं होती, क्या, यद्यपि शासक और प्रजा के बीच संघर्ष कोई अनोखी बात नहीं होती, लेकिन कभी कभी ये संघर्ष इतने फैल जाते हैं कि राज्य की सत्ता छिन्न भिन्न हो जाती है ना। बहुत सारे लोग मानने लगे कि उन सबका शत्रु एक है। बहुत सारे लोग मानते थे कि उन सबका शत्रु कौन है, एक है। इसलिए वे सभी कुछ करना चाहते थे या कुछ करना चाहते हैं। इस तरह की स्थिति में हालात अपने हाथ में लेने के लिए लोगों को संगठित होना पड़ता है। उन्हें संचार, पहलकदमी, आत्मविश्वास का परिचय देना होता है। देखिए, आगे देखेंगे। भारत के उत्तरी भागों में भारत के उत्तरी भागों में 1857 में ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी। ऐसी स्थिति, फतह फतह और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ रहा था। 100 साल बाद, शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ रहा था, है ना। तो 1857 में शुरू हुई इस बगावत ने भारत में कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया। 1857 में जो ये विद्रोह हुआ था, इसने कंपनी का जो भी शासन पद्धति थी, वो जो अस्तित्व था उसको ही खतरे में डाल दिया। इस विद्रोह में, इतना भारी विद्रोह था 1857 का। देखेंगे, मेरठ से शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह बगावत की, है ना। कहां से, मेरठ से शुरू की, है ना, विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ, और मेरठ से शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह बगावत की, कई जगह विद्रोह किया।
समाज के विभिन्न तबकों के असंख्य लोग विद्रोही तीव्रों के साथ उठ खड़े हुए। जो भी विभिन्न तबकों के लोग हैं, असंख्य लोग हैं, वो भी विद्रोह के साथ क्या हुए, मिल गए। देखेंगे, कुछ लोग मानते हैं कि 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में यह सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष था, है ना। 19वीं सदी में उपनिवेशवाद, जो इनका अंग्रेजों का जो उपनिवेशवाद है, इसके खिलाफ ये जो हम कदम उठा रहे हैं विद्रोह वाला, ये सबसे सशस्त्र संघर्ष था, सबसे बड़ा संघर्ष था। अब देखेंगे, आगे देखेंगे। ये मैप थोड़ा ये चित्र दिया गया क्या है, अब चित्र को देखेंगे थोड़ा, चित्र है, इसको देखेंगे कि केवेलरी लाइनों में युद्ध, है ना। 3 जुलाई 1857 को 3000 से ज्यादा विद्रोही बरेली से दिल्ली आ पहुंचे थे। कितने? 3000 से ज्यादा विद्रोही कहां से? बरेली से दिल्ली आ पहुंचे थे। उन्होंने यमुना को पार किया और ब्रिटिश केवेलरी चौकियों पर धावा बोल दिया, है ना। यह युद्ध पूरी रात चलता रहा। देखिए, युद्ध पूरा चलता रहा। यहाँ पर देखेंगे, मेरठ से दिल्ली तक, मेरठ से दिल्ली तक, देख लो थोड़ा तो भी। अब देखेंगे क्या कि 8 अप्रैल 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया था। किसको? मंगल पांडे को, है ना। तो कब? 8 अप्रैल 1857 को उन्होंने अपने अफसरों पर हमला कर दिया था। क्या कर दिया? अफसरों पर हमला कर दिया था और इस कानून पर आरोप लगाकर उन्हें फांसी दे दी गई थी। चंद दिन बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। उसके कुछ दिनों बाद जो सैनिकों ने जो कारतूस वाले जो कारतूस थे, है ना, तो फौजी अभ्यास करने से इन्होंने मना कर दिया नए कारतूसों के साथ। तो सिपाहियों को लगता था कि उन कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया था। किसका? गाय का और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया था। 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया। कितने को? 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया। देख लीजिए, उन्हें अपने अफसर का हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की उन्होंने उनको सजा दे दी, है ना। तो यह 9 मई 1857 की बात है। कब की? 9 मई 1857 की बात है। आगे देखेंगे। तो मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाहियों की, मेरठ में जो भी तैनात हैं दूसरे भारतीय सिपाही, तो मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाहियों की प्रतिक्रिया बहुत जबरदस्त रही, है ना। देखेंगे, 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहां बंद सिपाहियों को आजाद करा लिया। कब? 10 मई को। आगे देखेंगे, अंग्रेज अफसरों पर हमला करके उन्हें मार डाला। उन्होंने बंदूक और हथियार कब्जे में ले लिए और अंग्रेजों की इमारतों व संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया इन लोगों ने। उन्होंने रंगियो, रंगियो इन लोगों के लिए किया गया है ना, जो बाहर से आए हुए लोग हैं अंग्रेजों, उनके उनके लिए अपमानजनक शब्द इसका यूज किया गया, फ्रंगियो, है ना। तो फ्रंगियो इसमें लिखा भी देखो, फ्रंगी विदेशी, इस शब्द में अपमान का भाव आता है ना। तो फ्रंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया, यानी कि जो भी विदेशी थे उनके खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। सिपाही पूरे देश में अंग्रेजों के शासन को खत्म करने पर आमाद थे। पूरे देश में जो अंग्रेजी शासन था उसको वो खत्म करना चाहते थे। लेकिन सवाल यह था कि अंग्रेजों के जाने के बाद देश का शासन चलाएगा कौन? ये सवाल था। अंग्रेज जो चले जाएंगे उसके बाद देश का शासन चलाएगा कौन? सिपाहियों ने इसका भी जवाब ढूंढ लिया। वे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश का शासन सौंपना चाहते थे। मुगल सम्राट जो बहादुर शाह जफर थे उनको वो सिपाही शासन सौंपना चाहते थे। अब ये देखेंगे, जो ये मंगल पांडे हैं, तो मंगल पांडे की स्मृति में जारी डाक टिकट, है ना, तो उनकी टिकट बनी थी, डाक टिकट उनकी स्मृति में। देखेंगे और लोगों की भी इसमें बनी हुई है ना। मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली, मेरठ के जो कुछ सिपाही हैं उनकी एक टोली 10 मई की रात को घोड़ों पर सवार होकर मुंह अंधेरे ही दिल्ली पहुंच गई। कहां पहुंच गई? मुंह अंधेरे ही दिल्ली पहुंच गई। जैसे ही उनके आने की खबर फैली तो दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी। दिल्ली में जो भी तैनात टुकड़ी थी, है ना, सैनिक टुकड़ी, उन्होंने भी बगावत कर दी। यहाँ भी अंग्रेज अफसर मारे गए। क्या हुआ? यहाँ पर जो अंग्रेज अंग्रेज जो अफसर थे वो भी मारे गए। देसी सिपाहियों ने हथियार व गोला बारूद कब्जे में ले लिया, है ना।
तो देश के सिपाही थे, उन्होंने आगे हथियार, गोला बारूद ये अपने कब्जे में ले लिए। इमारतों को आग लगा दी। क्या हुआ? इमारतें थी, उनको क्या? आग लगा दी। विजयी सिपाही लाल किले की दीवारों के आसपास जमा हो गए। जो सिपाही थे ना, जीते हुए सिपाही, वो क्या हुआ? जो किले की दीवार थे उसके आसपास जमा हो गए। वे बादशाह से मिलना चाहते थे। बादशाह अंग्रेजों की भारी ताकत से दो दो हाथ दो दो हाथ करने को तैयार नहीं था। उन्हें पता था बादशाह को कि अंग्रेज हमसे ज्यादा शक्तिशाली है, अगर हम उनसे लड़ेंगे तो हमारा ही इससे नुकसान होगा। लेकिन सिपाही भी अड़े रहे कि आखिरकार वे जबरन महल में घुस गए और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया, सिपाहियों ने, है ना। बूढ़े बहादुर शाह को सिपाहियों की यह मांग माननी पड़ी, है ना। तो फिर क्या हुआ? उन्होंने देश भर के मुखियाओं, देश के जो भी मुखिया हैं उनको और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया था, है ना। भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने के लिए आह्वान किया था। बहादुर शाह जफर इस एकमात्र कदम के गहरे परिणाम सामने आए। बहादुर शाह जफर का जो भी ये उन्होंने काम किया, इसका जो कार्य किया, उसका जो परिणाम जो आया, उसका क्या आया वो देखते हैं, है ना। तो अंग्रेजों से पहले देश के एक बहुत बड़े हिस्से पर मुगल साम्राज्य का ही शासन था। अंग्रेज यहाँ आए, उनके अंग्रेज आने से पहले देश के बहुत बड़े हिस्से पर मुगल साम्राज्य का ही शासन था, है ना। ज्यादातर छोटे शासक और रजवाड़े मुगल बादशाह के नाम पर ही अपने इलाकों का शासन चलाते थे। ज्यादातर क्या होता था, जो छोटे शासक हैं या रजवाड़े हैं, वो मुगल बादशाह के नाम से ही अपने इलाके का शासन किया करते थे। ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत ऐसे बहुत सारे शासकों को लगता था कि अगर मुगल बादशाह को दोबारा शासन स्थापित कर ले तो वे मुगल आधिपत्य में दोबारा अपने इलाकों का शासन बेफिक्र होकर चलाने लगेंगे। ये समझ रहे थे वो लोग। आगे देखेंगे। ये है बहादुर शाह जफर, है ना। तो थोड़ा देखेंगे। ये थोड़े बुजुर्ग है ना। ये अंतिम हो रहे हैं ना, बहादुर शाह जफर बादशाह रहे। और ये नाना साहब है ना, ये चित्र नाना साहब का है, देखेंगे। एक बार फिर हम आपसे यही कहेंगे कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, अपने दोस्तों को भेजेंगे, क्योंकि ये 25 मई 2025 के लिए लक्ष्य यूपीएससी 2025 बेस आप लोगों के लिए है। आप नंदनी आईएएस एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे अपने प्ले स्टोर से, और वहाँ से आप यूट्यूब वाले ऑप्शन पर जाएंगे, वहाँ पर आपको सारी क्लासेस वहीं पर मिल जाएंगी। आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है ना। आपको एक एक चीज़ विस्तार से पढ़ाई जा रही है, एक एक शब्द को समझ समझ कर पढ़ाया जा रहा है ना। ऐसी कहाँ फिर पढ़ने को मिलेगी? आप हमारे साथ ट्राई करके पढ़ सकते हैं। अगर आपने टाल दिया आज तो फिर टल जाएगा, अगर आपने ये आज हमारे साथ कर लिया तो फिर आपका हो जाएगा। आप समझेंगे, है ना। तो चलते हम अपनी बचे हुए सेशन की तरफ। अंग्रेजों को इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। अंग्रेज है ना, तो अंग्रेजों को इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। अरे ऐसा इन्हें समझा, इन्हें अंग्रेजों को लगा कि ऐसा नहीं होगा। उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दे पर पैदा हुई उथल पुथल कुछ समय में शांत हो जाएगी। वो समझ रहे ये तो छोटी मोटी बात है, कारतूस वाली उथल पुथल ये शांत हो जाएगी, है ना। इतने बड़े बड़े मुद्दे हमने संभाल लिए, ये तो छोटा मोटा ही तो है, उन्होंने ये समझा। लेकिन जब बहादुर शाह जफर ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया, बहादुर शाह जफर ने जो विद्रोह है उसको अपना समर्थन दे दिया, तो स्थिति रातों रात बदल गई। तो क्या हुआ? अक्सर ऐसा होता है कि जब लोगों को कोई रास्ता दिखाई देने लगता है तो उनका उत्साह और साहस बढ़ जाता है। ऐसा होता है, लोगों को अगर कोई रास्ता दिखता है तो उनका और उत्साह और साहस बढ़ जाता है। इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत और उम्मीद और आत्मविश्वास मिलता है। आपको पता है, आप भी जानते हैं। अब बगावत फैलने लगी, इसको थोड़ा देख लेते हैं। बगावत फैलने लगी जब दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ गए। जब दिल्ली से अंग्रेज चले गए, यानी मतलब वहां से भाग गए। जब दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ गए तो लगभग एक हफ्ते तक कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ। तो दिल्ली से अंग्रेज भाग गए, एक हफ्ते तक मामला शांत रहा। फिर जाहिर है खबर फैलने में भी कुछ समय तो लगना ही था। तो खबर तो कुछ समय में तब फैलती थी, पहले टेलीफोन वगैरह तो थे नहीं, ये व्हाट्सएप वगैरह ये, है ना, सोशल मीडिया थी नहीं उस समय, ना टेलीविजन था। तो खबर फैलने में भी कुछ समय तो लगता ही था। लेकिन फिर तो विद्रोहों का सिलसिला ही शुरू हो गया। खबर फैली, कुछ समय तक ये विद्रोह शांत रहा, खबर फैली, तो फिर क्या हुआ? जो विद्रोह का सिलसिला था वो फिर से शुरू हो गया। एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। जो भी रेजिमेंट थे उनमें एक के बाद हर रेजिमेंट पर एक के बाद एक सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया।
और वे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों का साथ देने पर निकल पड़े। अब देखिए, अन्य जो टुकड़ियां थी अन्य जगह की, वहां पर भी उनका साथ देने के लिए निकल पड़ी, है ना। उनकी देखा देखी कस्बों गांव के लोग भी बगावत के रास्ते चलने चलने लगे, है ना। देखा देखी हो जाता है, कभी कभी आ जाता तान। तो वे स्थानीय नेताओं, जमींदारों, मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए। किसके? नेता है वो, जमींदार मुखिया है, इनके पीछे वो क्या हो गए? वो संगठित हो गए, गांव के लोग, है ना। और ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेजों से लोहा लेने को तैयार थे, है ना। सत्ता स्थापित करने और अंग्रेजों को यहाँ से भगाने के लिए तैयार थे। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब कानपुर के पास रहते थे। कहाँ रहते थे? कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने सेना इकट्ठा की और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खरीद दिया। उन्होंने सेना इकट्ठी की, जो ब्रिटिश सैनिक थे उनको उन्होंने शहर से भगा दिया, है ना। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया। क्या किया? उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया। उन्होंने ऐलान किया कि वह बादशाह बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर है। उन्होंने ये ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर है, उनके तहत कौन है? वो गवर्नर है। लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब बाजिद अली शाह के बेटे ब्रजेश कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया। देखिए, अब देखेंगे तो आप समझ पा रहे होंगे कि इतिहास में हमें किस तरह की सीख मिल रही है, किस तरह से विद्रोह हुए, है ना। किस तरह से सैनिकों के धर्म भ्रष्ट के बारे में बात आती है, तो उन्होंने उसमें कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप किया था। उनको बात मालूम पड़ गई, तो अंग्रेजों को ये लगा कि ये बात यहीं तक रुक जाएगी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये इसका परिणाम इतना भयानक होगा, है ना। और जिन्होंने इनकी अफसरों की ये बात न मानने पर उनको, जो आगे सिपाही थे, उनको सस्पेंड कर दिया गया, जेल में बंद कर दिया 10-10 साल के लिए। और भारतीय सिपाहियों ने जेल पर हमला कर करके उनको आज़ाद करा लिया। फिर धीमे धीमे क्या हो गया? एक विद्रोह का रूप हो गया। तो वही चीज हम इसमें पढ़ रहे हैं। तो हम उम्मीद कर रहे होंगे कि आपको हमारा लेक्चर अच्छा लग रहा होगा, है ना। तो वही मैं फिर कहूँगा, आप इसे ज़्यादा ज़्यादा शेयर करेंगे, है ना। और चीज़ों को आप सीख पा रहे होंगे, है ना, और लिंक कर पा रहे होंगे। तो मैंने कहा कि आप लोग थोड़ा पानी रखेंगे अपने साथ, पीते रहेंगे और मुस्कुराते रहेंगे। अपने सिर पर किसी तरह का दबाव नहीं रखेंगे, बिना टेंशन फ्री होकर के आप पढ़ाई करेंगे हमारे साथ रह करके। आप अच्छा कवर कर लेंगे, बढ़िया कर लेंगे, है ना। और आप जो 25 मई को जो एग्जाम देंगे ना, आप वहाँ पर उसका अच्छा रिजल्ट पाएंगे, है ना। तो आप अपने घर में रह करके पढ़ रहे हैं, है ना। आप इस लेक्चर को कहीं से भी देख सकते हैं, चाहे आप बिस्तर पर लेटे रहिए, है ना, या फिर आप कहीं सफ़र कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं उसको, या कहीं कार्य कर रहे हैं आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। ये आपके लिए फ़ायदा है, ऑनलाइन में यही तो फ़ायदा है। आप इसका सही ढंग से अगर चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो फिर नहीं। तो वही बात है इसमें, हम देखते हैं। तो ये चित्र हमने बता दिया आपको, है ना। तो ब्रजेश कद्र ने भी बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया। किसने? ब्रजेश कद्र ने, है ना, बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया। और उनकी मां बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देखिए, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई भी विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिली। झांसी रानी है ना, वो भी विद्रोहियों के साथ मिल गई, है ना। उन्होंने नाना साहब के सेनापति ताता टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनौती दी। नाना साहब है ना। तो नाना साहब के सेनापति ताता टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनौती दी। मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की रानी राजगढ़ की राजी अवंती बाई लोधी ने 4,000 सैनिकों की, कितनी? 4,000 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेजों के खिलाफ उसका नेतृत्व किया, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उनके राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण कर दिया था, इसलिए, है ना। तो भाई, एक बार मौका मिल जाए किसी को, है ना। तो विद्रोही टुकड़ियों के सामने अंग्रेजी की संख्या बहुत कम थी। विद्रोह की जो टुकड़ी थी, उनके सामने अंग्रेजी जो सैनिक थे, अंग्रेजी जो लोग थे, उनकी संख्या बहुत कम थी।
बहुत सारे मोर्चों पर उनकी नजर जबरदस्त क्या हुई, हार हुई, इनकी अंग्रेजों की बहुत जगह। इससे लोगों को यकीन हो गया कि अब अंग्रेजों का शासन खत्म हो चुका। मतलब लोगों के मन में ये आभास हो गया कि अब अंग्रेजों का शासन खत्म हो गया, क्योंकि हर जगह हमारी ही जीत हो रही है, क्योंकि हम उन पर विद्रोह कर रहे हैं ना। अब लोगों को विद्रोह में कूद पड़ना गहरा आत्मविश्वास मिल गया। खासतौर से अवध के इलाके में चौतरफा बगावत की स्थिति थी। जो अवध का इलाका है उसके चारों तरफ बगावत की स्थिति थी, यानी आंदोलन हो रहा था, है ना, विद्रोह हो रहा था। तो 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल, है ना, टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा। उसमें क्या कहा, जिसमें उसने अंग्रेजों के भय को व्यक्त किया, है ना। तो अंग्रेजों को भय क्या व्यक्त किया उसे देख लेते हैं। कहा कि हमारे लोग विरोधियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए, कि हमारे जो लोग हैं, अंग्रेजी लोग हैं, जो विरोधी जो लगातार विद्रोह कर रहे हैं उससे, और उनकी जो संख्या है उससे वो हम लोग थक चुके हैं ना। उनकी लड़ाई है, लड़ाई से थक चुके हैं, उनकी जो विरोधी संख्या है उससे हम थक चुके हैं। एक एक गांव हमारे खिलाफ है, मतलब वहां का एक एक गांव हम लोगों के खिलाफ है, और जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं। इस दौरान बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता सामने आए। बस, बहुत जो महत्वपूर्ण नेता हैं वो भी उस समय सामने आए। उदाहरण के लिए फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह ने भविष्यवाणी कर दी, क्या कर दी, कि अंग्रेजों का शासन जल्दी ही खत्म हो जाएगा, है ना। भविष्यवाणी कर दी किसने, फैजाबाद के जो मौलवी अहमदुल्ला थे, है ना, उन्होंने भविष्यवाणी भविष्यवाणी की थी क्या, कि बहुत जल्दी ही अंग्रेजों का शासन जल्दी खत्म हो जाएगा। वह समझ चुके थे कि जनता क्या चाहती है, वो जान चुके थे कि जनता चाहती क्या है हमसे। इसी आधार पर उन्होंने अपने समर्थकों की एक विशाल संख्या जुटा ली, ताकि इसी आधार पर उन्होंने समर्थकों की एक विशाल संख्या जुटा ली। अपने समर्थकों के साथ ये भी अंग्रेजों से लड़ने लखनऊ जा पहुंची, है ना। क्या हुआ, ये लखनऊ जा पहुंची लड़ने के लिए अंग्रेजों से। दिल्ली में अंग्रेजों का सफाया करने के लिए बहुत सारे गाजी यानी धर्म योद्धा इकट्ठा हो गए थे। बरेली के सिपाही बख्त खान के लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच कर दिए। अब देखिए, वह इस बगावत में एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए। बिहार के एक पुराने जमींदार कुंवर सिंह ने भी विद्रोह सिपाहियों का साथ दिया। बिहार के जो पुराने जमींदार हैं, है ना, कुंवर सिंह ने विद्रोहियों में सिपाहियों का साथ दिया था। अब देखेंगे, और महीनों तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी इन्होंने। तमाम इलाकों के नेता और लड़ाके इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। तमाम जो इलाके थे उनके नेता और लड़ने वाले थे, उन्होंने इसमें विद्रोह में हिस्सा लिया था। थोड़ा इनकी पिक्चर देख लो, है ना, तस्वीर। ये रानी लक्ष्मी की तस्वीर है, अब देखेंगे। और इससे पहले कोई तस्वीर है, ये गतिविधि है, आप इसे ना पढ़े, कोई जरूरी नहीं इसे। और ये वीर कुंवर सिंह, इसका चित्र देखिए आप लोग, है ना। और आप इसे देखेंगे कि ब्रिटिश टुकड़ियों विद्रोहियों पर हमला करती हैं, जिन्हें दिल्ली के लाल किले दाएं तथा सलीमगढ़ किले बाएं पर कब्जा किया हुआ था। आप देखेंगे चित्र में, है ना। अब इनके बारे में थोड़ा हम पढ़ेंगे और विस्तार से, है ना, क्योंकि एनसीईआरटी में हर चीज को सरल शब्दों में विस्तार से डिफाइन किया गया है, तो हमें उन पर ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सारे विचार उन्होंने पहले उसमें दे दिए होते हैं। हमें उनको ज्यादा पढ़ना होता है, फिर भी हम चीजों को समझा रहे हैं, है ना। तो तमाम इलाकों के नेता और लड़ाके इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे, ये आपको हमने बता दिया। और इसी में देखते हैं, ये देखिए, ये चित्र है इसमें। इसमें जो ये हाथी के द्वारा तोप खींची जा रही है, देखिए आप लोग, है ना, हाथियों के माध्यम से तोप खींची जा रही है। मेरे ये दिल्ली को जा रही है ना। तो विद्रोही सिपाही मेरठ से दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, उसकी बात इसमें दिखाई गई है। शुरू में अंग्रेजी सेनाओं को दिल्ली की भारी किलेबंदी को तोड़ने में मुश्किल हुई। इसको अंग्रेजी सेनाओं को आगे देखेंगे। अंग्रेज सेनाओं को दिल्ली की जो भारी किलेबंदी थी उसको तोड़ने में क्या हुई, मुश्किलें आई। तो मुश्किल इन्होंने क्या किया, 3 सितंबर 1857 को अंग्रेजी सेनाओं को और ज्यादा हथियार, गोले आदि पहुंचाए गए। यह गाड़ियों पर लदे हुए थे, जिन्हें हाथी खींच रहे थे, और इनकी कतार 7 मील लंबी थी। 7 मील लंबी बहुत हो गया,
इतनी लंबी कतार थी, है ना। अब उनके पास यही संसाधन था भारत को कब्जे में करने के लिए, अंग्रेजों को, है ना, अंग्रेजों के पास। देखेंगे, ये चित्र देख लीजिए, हमने बता दिया आपको। अब इसमें थोड़ा देख लेंगे हम कि कंपनी का पलटवार, है ना। अब कंपनी जो वार करती है, तो वो कंपनी पलट कर कैसे वार करती है, उसमें ये दिखाया गया है। इस उथल पुथल के बावजूद, क्या, इस उथल पुथल के बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। अंग्रेज थोड़ी हिम्मतवान थे, हिम्मत वाले थे अंग्रेज। तो ये जो उथल पुथल हुई, इसके बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला किया। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाई, पूरी ताकत लगाने का, और जो विद्रोह हो रहे थे उसको कुचलने का फैसला किया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए। इन्होंने, अंग्रेजों ने, विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून उन्होंने बनाए, और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया। जो विद्रोह, जहां से विद्रोह हो रहे थे, जो विद्रोह का मुख्य केंद्र था, वहां पर इन्होंने, वहां पर धावा बोल दिया। सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। 1857 में दिल्ली अंग्रेजों के दोबारा कब्जे में आ गई। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चला दिया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुना दी, बहादुर शाह जफर को। और उनके बेटे को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी। ये अंग्रेजों की थोड़ी अच्छे गलत रीत बोल सकते हैं, या गलत रीत बोल सकते हैं, थोड़ा अच्छी नहीं है ना। सीताराम पांडे के सामने भी उनके बेटों को मार दिया, है ना। बहादुर शाह जफर के सामने भी उनके बेटों को गोली मार दिया, आप देख सकते हैं। तो बहादुर शाह और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल में भेज दिया, उनको और उनकी पत्नी को। और उनके बेटे को तो गोली मारी दी, है ना। तो इसी जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ले ली थी, मतलब मर गए थे। अब थोड़ा तात्या टोपे की स्मृति जो डाक टिकट जारी की, उसमें दिखाई गई है ना। देखेंगे, इसमें देखेंगे तो अंग्रेजों को अगले 2 साल तक, 1862 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ली थी, है ना। इसके आगे क्या है कि दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाने का यह मतलब नहीं था, दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाने का मतलब ये नहीं था कि विद्रोह खत्म हो चुका था। मतलब विद्रोह खत्म हो चुका था, इसका मतलब ये नहीं था अंग्रेजों का। इसके बाद भी लोग अंग्रेजों से टक्कर लेते रहे। दिल्ली पर कब्जा हो गया अंग्रेजों का, इसके बाद भी अंग्रेजों से लोग क्या करते रहे, टक्करें लेते रहे। व्यापक बगावत की विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेजों को अगले 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी थी। व्यापक जो विशाल जो विद्रोह था, उसको कुचलने के लिए अंग्रेजों को अगले 2 साल तक लड़ाई लड़ने पड़ी थी, है ना। तो मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया, 1858 में, है ना। और जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिक्षत हुई और उन्हें मार दिया गया। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ हुआ। खेड़ी की शुरुआती विजय के बाद उन्होंने अपने आप को अंग्रेज फौज से घिरा पाया और वे शहीद हो गए। देखिए, तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए, मध्य भारत के जंगल है उनमें रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे। तो कौन चलाते थे, तात्या टोपे की बात आ रही है, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है ना। छापामार युद्ध में किसने साथ दिया था, कि तात्या टोपे का उसमें नाम हो सकता है, ऑप्शन पूछ सकता है। आपने पढ़ा है तो आप इसे सही कर देंगे, है ना। जिस तरह पहले अंग्रेजों के खिलाफ मिली सफलताओं से विद्रोहियों को मिलता मिला था, उसी तरह विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की हिम्मतें टूटने लगी। क्या हुआ, इनसे हार से लोगों की हिम्मतें टूटने लगी। बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया था। जब हिम्मतें टूटेगी तो क्या हो गया, लोगों ने विद्रोही जो विद्रोह कर रहे थे उसका साथ छोड़ दिया, है ना। तो उनको दबाने में अंग्रेजों को और आसानी हुई, है ना। तो अंग्रेजों ने भी लोगों का विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किए। लोगों ने लोगों के अंग्रेजों ने विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किए। उन्होंने वफादार भूस्वामियों, वफादार भूस्वामी होते हैं उन्होंने, तो वफादार भूस्वामियों के लिए इनामों का ऐलान कर दिया। उन्हें आश्वासन दिया गया कि उनकी जमीन पर उनके परंपरागत अधिकार बने रहेंगे, उनकी जमीन पर उनके परंपरागत अधिकार बने रहेंगे। जिन्होंने विद्रोह किया था, उनसे कहा गया कि अगर वे अंग्रेजों के सामने समर्पण कर देते हैं और अगर उन्होंने किसी अंग्रेज की हत्या नहीं की है, तो वे सुरक्षित रहेंगे और जमीन पर उनके अधिकार और दावेदारी बनी रहेगी।
ये उनको उनके लिए कहा जिन्होंने विद्रोह किया था उनके लिए। इसके बावजूद सैकड़ों सिपाहियों, विद्रोहियों, नवाबों और राजाओं पर मुकदमे चलाए गए और उन्हें फांसी भी दी गई, है ना। ये हमने इसको यहाँ तक पढ़ लिया। अब एक चित्र थोड़ा देख लेते हैं। ये चित्र है, ये अंग्रेज टुकड़ियों दिल्ली में घुसने के लिए कश्मीरी गेट को बारूद से उड़ा देती है, देख लीजिए आप, है ना। इससे उड़ा दिया कश्मीरी गेट को बारूद से। इससे ऊपर तो कोई चित्र है नहीं है। और एक चित्र ये है, चित्र 15 है, अंग्रेज टुकड़ियां कानपुर के पास विद्रोहियों को पकड़ लेती है। कानपुर के पास विद्रोहियों को पकड़ लेती है। और ध्यान से देखेंगे कि इस किस तरह कलाकारों ने अंग्रेज सिपाहियों को बहादुरी से विद्रोहियों पर धावा बोलते हुए दिखाया गया, आप देखेंगे, है ना। तो अगर अंग्रेज कर रहे हैं उसको तो बड़े उससे दिखा दिए थे, जो हिंदुस्तानी करे उसको उससे कम दिखाते हैं। तो विद्रोह के बाद के साल हम देखते हैं कि विद्रोह के बाद के साल में क्या हुआ, है ना। हमने अब तक पढ़ा विद्रोह के समय का समय, है ना। अब विद्रोह के बाद के समय को पढ़ते हैं। अंग्रेजों ने 1800 अब अंग्रेजों ने 1859 के आखिरी तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया था। 1859 के आखिरी आखिरी समय तक अंग्रेजों ने दोबारा से नियंत्रण स्थापित कर लिया था। लेकिन अब वे पहले वाली नीतियों के सारे शासन नहीं चला सकते थे। अब जो उनकी जो पहली वाली नीतियां थी उनके सारे वो अब शासन नहीं चला सकते थे। ये उनके मन में भी ये विचार आ चुका था, है ना। तो अंग्रेजों ने जो अहम बदलाव किए वो क्या किए, हम उनको पढ़ लेते हैं, है ना। क्या बदलाव किए? ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया। किसने? ब्रिटिश संसद ने। क्या कानून पारित किया? कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सारे अधिकार हैं वो ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए ताकि भारतीय मामलों को ज्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। तो हाथ की जो सत्ता ब्रिटिश कंपनी की थी अब वो पहुंच गई ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में। अब देखिए, ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। मतलब ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक ब्रिटिश आदमी की सदस्य को उन्होंने भारत के लिए एक मंत्रिमंडल को नियुक्त किया गया, है ना। देखिए आप लोग, तो ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। एक ब्रिटिश ही आदमी को भारतीय शासन का जिम्मा संभालने को दे रहे हैं। और समझिए, उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया। उसको सलाह देने के लिए एक परिषद बनाई गई जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था, है ना। तो भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया था, है ना। भारत का जो गवर्नर जनरल था इसको एक वायसराय का ओहदा दिया गया था। इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया, है ना। उस इंग्लैंड का क्या राजा रानी का निजी प्रतिनिधि होता है वो घोषित कर दिया गया। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली थी। अब देखेंगे फलस्वरूप क्या हुआ कि सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथ में ले ली थी अंग्रेज सरकार ने। आगे देखते हैं, नंबर 2 में क्या है कि देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया क्या कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा, ऐसा उनको भरोसा दिया गया। उन्हें अपनी रियासत अपने वंशजों यहाँ तक कि दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दी गई। मतलब आप अपनी रियासत को अपने दत्तक पुत्रों को भी सौंप सकते हैं, अपने वंशों को भी दे सकते हैं, है ना। लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार करें। जो ब्रिटेन की जो रानी है उनको क्या उनका अधिपति स्वीकार करें। इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दी गई थी। जो भारतीय शासक हैं उनको ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन करने की छूट दी गई थी, है ना। नंबर 3 में क्या है, सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने। सेना में जो भारतीय सिपाही है ना, तो भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। उन्होंने कहा कि हमारी जो ब्रिटिश आर्मी है, सेना है, उसमें भारतीय सिपाही कम रहेंगे और यूरोपीय सैनिक ज्यादा होंगे, ये उन्होंने कहा। यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से सिपाहियों को भर्ती करने की बजाय अब कहां से गोरखा, सिखों, पठानों में से ज्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे, उन्होंने कहा, है ना।
नंबर 4 देखते हैं क्या हुआ कि मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। मुसलमानों की जमीन थी, संपत्ति थी, वो बड़े पैमाने पर जब्त की गई थी। उन्हें संदेह व शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेजों को लगता था कि ये विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था। लगता था ये विद्रोह जो खड़ा किया है इन लोगों ने ही खड़ा किया है। नंबर 5 देखेंगे, अंग्रेजों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। क्या करेंगे? अंग्रेजों ने फैसला किया कि भारत के जो लोगों के धर्म है और सामाजिक जो रीति रिवाज है लोगों की, है ना, उनका सम्मान करेंगे। नंबर 6 में दिया गया, भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने, जो भूस्वामी है और जमींदार है, इनकी रक्षा करने तथा जमीन पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने के लिए नीतियां बनाई गई। देखेंगे, है ना। इस प्रकार 1857 के बाद इतिहास का एक नया चरण शुरू हो गया। क्या हुआ? 1857 के बाद इतिहास का एक नया चरण शुरू हो गया। अब देखिए, ये वो क्षेत्र है जो लाल क्षेत्र दिख रहा है ना, लाल, ये मेरठ है। यहाँ विद्रोह का प्रमुख केंद्र था। मेरठ में देखिए, दिल्ली में देखिए, जो लाल त्रिकोण दिख रहा है ना आपको, ये मेरठ, ये विद्रोह का प्रमुख केंद्र था। मेरठ हो गया, दिल्ली हो गया, बरेली हो गया, है ना, और फैजाबाद हो गया, लखनऊ, कानपुर, झांसी, है ना। और जो लाल त्रिकोण दिख रहा है, इनमें विद्रोह सहयोग से हुआ था, है ना। देखेंगे, विद्रोह के अन्य केंद्र हैं ये जैसे सियालकोट हो गया, लाहौर हो गया, जालंधर हो गया, फिल्लौर, फिरोजपुर, सहारनपुर, रोहतक, बुलंदशहर, अलीगढ़, मैनपुरी, फतेहगढ़, सीता, ये कुछ क्षेत्र अपने आपके यूपी में आते हैं ना, आपके देश यूपी के राज्य से है ये। नवाबगंज, बहराइच, गोंडा, फैजाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, बनारस, दीनापुर, आजमगढ़, आप देख सकते हैं, सागर, जबलपुर, नीमच, महू, है ना, नसीरबाद, जो उत्तरी, ये उत्तरी क्षेत्र है, भारत के उत्तरी क्षेत्र है ना, देख सकते हैं। तो उत्तरी भारत में विद्रोह के कुछ प्रमुख केंद्र हैं ये उत्तरी भारत में, है ना। अब खुर्दा संग्राम, एक केस स्टडीज को देख लेते हैं। खुर्दा संग्राम क्या केस स्टडी है? 1857 की घटना में बहुत सारे 1857 की घटना में बहुत पहले उसी प्रकार की घटना सन 1870 में खुर्दा नामक स्थान पर घटित हुई थी। क्या? खुर्दा नामक स्थान पर घटित हुई थी। हमारे लिए उस घटना का अध्ययन करना और इस बात पर विचार करना था कि शिक्षाप्रद होगा कि कैसे विचार करना भी इस बात पर विचार करना अभी शिक्षाप्रद होगा कि कैसे अंग्रेजों की औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ 19वीं सदी की शुरुआत से ही देश के विभिन्न हिस्सों में असंतोष निर्मित होने लगा था। देखेंगे, है ना। खुर्दा जो कि उड़ीसा के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। हाँ, उड़ीसा के खुर्दा उड़ीसा के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। एक छोटा सा राज्य था। वह 19वीं शताब्दी की शुरुआत में 1 से 5 गढ़ों, जिनमें 60 बड़े और 1109 छोटे गांव सम्मिलित थे। 60 बड़े और 1109 छोटे गांव सम्मिलित थे। एक जनबहुल उपजाऊ क्षेत्र था, है ना। इसके शासक राजा वीर किशोर देव को स्वयं अधिकृत 4 परगनाओं को तथा जगन्नाथ मंदिर के संचालन अधिकार समेत 14 गढ़ जातों के प्रशासनिक उत्तरदायित्व को पूर्व में दबाव में आकर मराठों को सौंप देना पड़ा था। देखिए, उनके पुत्र तथा उत्तराधिकारी मुकुंद देव द्वितीय इस दुर्दशा से विचलित होते थे। अतः अंग्रेजों और मराठों के बीच जारी संघर्ष में अपने लिए एक मौका देखते हुए उन्होंने अपने खोए हुए क्षेत्रों तथा जगन्नाथ मंदिर की देखरेख से संबंधित अधिकारों की पुनः प्राप्ति हेतु अंग्रेजों के साथ सलाह मशवरा शुरू कर दिया था, है ना। थोड़ा पढ़ लेते, केस स्टडी है ना, इसको पढ़ लेते हैं। परंतु 1803 में उड़ीसा को अपने कब्जे में लेने के बाद अंग्रेजों ने उन्हें इन दोनों मुद्दों में से किसी पर भी सकारात्मक कार्रवाई करने की दिशा में कोई रुचि नहीं दिखाई दी। आगे देखेंगे, परिणामतः उड़ीसा के दूसरे सामंत राजाओं के साथ मिलकर तथा मराठों के गुप्त समर्थकों से उन्होंने जबरन अपने अधिकारों को लागू करने का प्रयास किया, है ना। और इसकी वजह से उन्हें अपने पद से विस्थापित होना पड़ा तथा अंग्रेजों ने उनके राज्य को अपने में मिला लिया और सातवना के रूप में एक नियमित अनुदान के साथ, जो कि उनकी पूर्व भू संपत्ति राजस्व का एक मात्र दशमांश था, अंग्रेजों ने उन्हें जगन्नाथ मंदिर की देखरेख का दायित्व दिया गया, तो तसल्ली बढ़ाने के लिए, है ना, तसल्ली दे दी उन्होंने। उनका निवास पुरी में निश्चित कर दिया, निवास पुरी में निश्चित कर दिया। इस अनैतिक व्यवस्था से उड़ीसा में दमनकारी विदेशी शासन की एक ऐसे युग का प्रारंभ हुआ
जिससे 1817 में एक गंभीर सशस्त्र संग्राम का मार्ग प्रशस्त किया गया। देखिए, है ना, थोड़ा और देखते हैं। खुर्दा को अपने अधीन करने के तुरंत बाद अंग्रेजों ने राजस्व निवृत्त जमीन पर कब्जा कर, है ना, जमीन पर कर लगाने की नीति अपनाई, है ना। इसमें राज्य के पूर्व सैनिक वर्ग, जिन्हें पाइक के नाम से जाना जाता था, उनका जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। इसी नीति की भयावहता राजस्व की मांग में अनुचित वृद्धि और इस संग्रह के दमनकारी तरीकों से और बढ़ गई थी। अब देखेंगे, इस कार्रवाई के फलस्वरूप 1805 और 1817 के बीच में खुर्दा से बड़े पैमाने पर लोग जमीन छोड़कर चले गए, इसकी वजह से, है ना। फिर आगे क्या होता है, फिर भी अंग्रेजों ने अस्थायी बंदोबस्त के तहत राजस्व भुगतान की नीति को चालू रखा। इसमें जमीन की उपजाऊ क्षमता तथा रैयतों की भुगतान की क्षमता की अनदेखी करते हुए हर वर्ष राजस्व की मांगों में वृद्धि की गई, है ना। हर वर्ष राजस्व की मांग क्या हुई, वृद्धि हुई। अब देखेंगे, देख सकते हैं अंग्रेजी कूटनीति। यहाँ तक कि प्राकृतिक आपदाओं के समय भी कोई उदारता नहीं दिखाई गई थी। देखिए, प्राकृतिक आपदा आ जाती है, उनमें तो कुछ उदारता होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने वो भी नहीं दिखाई। फिर आगे क्या होता है, जबकि उड़ीसा में ऐसी आपदाएं अक्सर आती रहती थी, है ना, तो बकायादारों की जमीनों को षड्यंत्रकारी राजस्व अधिकारियों या फिर बंगाल के सट्टेबाजों को बेच दिया गया। बंगाल के सट्टेबाज थे और फिर उनको बेच दिया गया। खुर्दा के विस्थापित राजा का वंशानुगत सेनानायक जगबंधु विद्याधर महापात्र भ्रमर राय, जिन्हें लोग बख्शी जगबंधु के नाम से जानते थे, वह ऐसे बेदखल हुए जमींदारों में से एक थे। व्यवहारिक रूप से वे एक भिखारी बन गए थे। क्या बन गए थे, एक भिखारी बन गए थे। आगे देखेंगे, अपने तथा अपने जैसे जमीन से बेदखल हुए लोगों की ओर से, अपने तथा अपने जैसे जमीन से बेदखल हुए थे उन लोगों की ओर से संघर्ष करने का निश्चय करने से पूर्व प्राय 2 साल तक उन्होंने खुर्दा के लोगों को स्वैच्छिक दान से अपना गुजारा किया, है ना। स्वैच्छिक दान से क्या किया, अपना गुजारा किया। बीते हुए वर्ष के साथ साथ जो तकलीफें इन शिकायतों के साथ जुड़ गई थी, वे थी अंग्रेजों द्वारा इस क्षेत्र में चांदी के सिक्कों का प्रचलन था। अंग्रेजों द्वारा इस क्षेत्र में क्या था, चांदी के सिक्कों का प्रचलन था। इस नई मुद्रा में राजस्व के भुगतान पर जोर देना, नई मुद्रा में क्या है, राजस्व के भुगतान पर जोर देना। खाद्य सामग्री की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि, है ना, तथा नमक की आपूर्ति में कमी, जो कि कंपनी के एकाधिकार की नीति के चलते लगभग दुर्लभ हो गया था और जिसके कारण उड़ीसा के पारंपरिक रूप से नमक बनाने वाले इस काम से वंचित हो गए थे। और थोड़ा और बचा है साथ, हाँ, और नंबर घा, स्थानीय जमींदारियों की कलकत्ता में नीलामी, जिसके कारण उड़ीसा में बंगाल के अनुपस्थिति जमींदारों का आगमन हुआ। देखिए, इसके बाद देखते हैं क्या लिखा है। इसके अतिरिक्त असंवेदनशील तथा भ्रष्ट पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था ने भी, मतलब कोई संवेदना नहीं, असंवेदनशील भ्रष्ट पुलिस प्रशासन व्यवस्था ने भी स्थिति को और दुष्कर बना दिया। उसको क्या और दुष्कर बना दिया, जिसके चलते होने वाले सशस्त्र संग्राम ने और भयावह आकार कर लिया, है ना। 29 मार्च 1817 को इस संग्राम की शुरुआत तब हो गई जब पायकों ने बाणपुर में स्थित पुलिस चौकी और अन्य सरकारी संस्थानों पर हमला कर दिया और 100 से अधिक लोगों की हत्या करने के साथ साथ सरकारी खजानों में से एक बड़ी रकम लेकर चले गए। शीघ्र ही खुर्दा को केंद्र करते हुए इस घटना की लहर अलग अलग दिशाओं में फैल गई। देखेंगे, हाँ, क्या हुई, अलग दिशाओं में फैल गई। उत्साह से भरपूर जमींदार और रैयत पाइकों के साथ मिल गए, है ना। जो उसके साथ नहीं मिले उन्हें प्रताड़ित किया गया। एक कर मत दो अभियान भी शुरू किया गया। एक मत दो अभियान शुरू कर दिया गया। अंग्रेजों ने पाइकों को उनके जमे हुए स्थान से हटाने की कोशिश की, परंतु असफल रहे। फिर आगे क्या होता है, 14 अप्रैल 1817 को बख्शी जगबंधु ने 5 से 10 हजार पाइकों और कंद जनजाति के योद्धाओं की अगवाई कर पुरी को कब्जे में ले लिया गया, है ना। और मुकुंद देव द्वितीय को उनकी झिझक के बावजूद राजा घोषित कर दिया गया। देखेंगे, जगन्नाथ मंदिर के पुजारियों ने भी पाइकों को अपना भरपूर समर्थन प्रदान किया। जगन्नाथ के पुजारी मंदिर थे ना, मंदिरों के पुजारी थे, उन्होंने भी पाइकों को भरपूर समर्थन दिया था। स्थिति को हाथों से निकलते हुए देख अंग्रेजों ने मार्शल लॉ लागू कर दिया। अंग्रेजों को लगा कि स्थिति हमारे हाथ से निकली जा रही है, तो उन्होंने मार्शल लॉ लागू कर दिया। जल्द ही घोषित राजा पकड़े गए।
और उन्हें उनके पुत्र सहित कटक में कारावास दे दिया गया। बख्शी ने अपने करीब सहयोगी कृष्णचंद्र भ्रमरवर भ्रमरवर राय के साथ मिलकर एक कटक और खुर्दा के बीच यातायात के सारे माध्यम को काटने का प्रयास किया। देखिए इनकी नीतियां ना। इसके साथ साथ संघर्ष ओडिशा के दक्षिण और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में फैल गया था। हाँ, वहां फैल गया था। उड़ीसा के दक्षिण और उत्तर पश्चिम हिस्सों में फैल गया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने मेजर जनरल मार्टिन डल को पाइकों के चंगुल से पूरे क्षेत्र को मुक्त कराने के लिए भेजा। ये देखेंगे क्या लिखा है इसमें। बख्शी, जगबंधु और उनके साथियों को पकड़वाने के लिए पुरस्कार की भी घोषणा कर दी गई। उनको पकड़वाने के लिए क्या कर दिया, पुरस्कार की घोषणा कर दी सरकार ने। देखिए आप लोग, इस प्रकार जो सामरिक कार्रवाई चली उसमें सैकड़ों पाइक मारे गए। क्या हुआ, उसमें सैकड़ों पाइक मारे गए। कई घने जंगलों में चले गए और अन्य सामूहिक क्षमा योजना के तहत अपने घरों में लौट गए। इस तरह से अंग्रेजों ने मई 1817 तक खुर्दा के संग्राम को लगभग काबू में कर लिया। कब, मई 1817 तक अंग्रेजों ने खुर्दा के संग्राम को अपने काबू में कर लिया। परंतु खुर्दा के 12वीं क्षेत्र में बख्शी जगबंधु 12वीं क्षेत्र में बख्शी जगबंधु ने कुजंग के राजा जैसे सहयोगी की मदद से पाइकों के उनके प्रति अटूट निष्ठा के कारण इस संघर्ष को मई 1825 तक जारी रखा। कब, मई 1825 तक जारी रखा। जब उन्होंने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण किया कर दिया तो इसके उपरांत अंग्रेजों ने खुर्दा के लोगों के प्रति अपनी ओर से दयालु, अनुग्रहिता और सहनशीलता की नीति अपनाई। पुलिस और न्याय व्यवस्था में आवश्यक सुधार किया गया, है ना। और नमक की कीमतों में कमी की गई। जिन राजस्व अधिकारियों को भ्रष्ट पाया गया उन्हें कार्य से निष्कासित कर दिया गया और बेदखल जमींदारों को अपनी जमीन लौटा दी गई। दिवंगत खुर्दा के राजाओं के पुत्र रामचंद्र देव तृतीय को स्वतंत्र कर पूरी जाने दिया और 26,000 रुपए के अनुदान के साथ उन्हें जगन्नाथ मंदिर की देखरेख का दायित्व भी सौंप दिया गया। देखिए आप लोग, है ना। तो संक्षेप में यह उड़ीसा में अंग्रेजों के विरुद्ध पहला लोकप्रिय सशस्त्र संघर्ष था। हमने पढ़ा है ये, है ना, जिसका उस क्षेत्र में ब्रिटिश शासन पर दूरगामी प्रभाव पड़ा। अतः इस मात्र पाइक विद्रोह कहा जा कहना इसे कम तर कर आंकना होता है ना। पाइक विद्रोह इसे कहना कम तर कर आंकना होगा। तो ये हमारा आज का ये हमारा लेक्चर खत्म हो गया, है ना। आज की क्लास फिनिश हो गई और हमें उम्मीद है कि आपको पढ़ने में अच्छा लगा होगा, है ना। हमने एक एक शब्द को बड़े गहराई से, बड़े विस्तार से पढ़ा है। तो आप लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, है ना, जितना हो सके उतना शेयर करेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा लोगों के पास जो पहुंचेगा तो वहाँ से अपने ये इतिहास की जो कमियां हैं वहाँ से यहाँ से इस लेक्चर से पढ़ करके वो कमियों को दूर कर लेंगे और चीज़ों को समझ लेंगे। तो हमने आपसे कहा कि हमारे संस्थान का ये एप्लीकेशन है नंदी आईएएस के नाम का। आप उसे क्या करेंगे, एप्लीकेशन को अपने ऐप से, प्ले स्टोर से आप क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे, है ना। आप उसमें नंदी आईएएस लिखते समय कोई उसमें स्पेस नहीं देंगे, वहाँ से आपको क्लास सीधे मिल जाएंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद, ध्यान रखिएगा। नमस्कार, बाय बाय।